यूपीएससी और राज्य सिविल परीक्षाओं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान है। बिना करंट अफेयर्स की तैयारी करे आप यूपीएससी की परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। ये एकदम से बिल्कुल भी आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना करंट अफेयर्स की तैयारी के आप यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे से टक्कर दे सको अपने प्रतिद्वंदियों को, जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं। नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, खबरों पे आपकी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो अंग्रेजी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो बहुत सारे स्रोत मौजूद हैं करंट अफेयर्स के, पर हिंदी माध्यम में परीक्षाओं की यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इतने सारे स्रोत करंट अफेयर्स के मौजूद नहीं है। तो आप सभी के लिए जो हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हम आपके लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके आ रहे हैं। अब इस श्रृंखला की जो प्रणाली होगी वो एक बार देख लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, पूरा यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है ना, उसको हमने 6 विषयों में बांट दिया है। आप सभी जानते हो कि यूपीएससी का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको आप 6 विषयों में बांट सकते हो। जैसे विषय नंबर 1 होगा आपका, एक सेकंड में पेन ले लूं। पहला विषय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। तीसरा हम कह सकते हैं भूगोल और पर्यावरण, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। चौथा आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक मुद्दे। शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल और पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे। अच्छा, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम का, पर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आते नहीं है, होता ही नहीं है। इतिहास जो घटित हो चुका है वो घटित हो चुका है, करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए इतिहास के, तारीख के हम करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, बड़ी लॉजिकल सी बात है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल और पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कहते हैं, वो हम कवर करेंगे। तो ये 5 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके विषय हैं यूपीएससी के पाठ्यक्रम के। एक चीज जो अभी मैंने डिस्कस नहीं करी है, जिस पे चर्चा नहीं करी है, वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और मेंस में भी बहुत सारे सवाल बन के आते हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारी खबरें हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं। इसीलिए हम अपनी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हम अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी श्रृंखला की प्रणाली क्या है? हमने क्या किया है, इन 6 विषयों को ना पूरे सप्ताह का एक एक दिन दे दिया है। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था हम डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे सोमवार को। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, सामाजिक मुद्दे जो हैं, वो हम मंगलवार को इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आपकी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उस पे हम चर्चा करेंगे बुधवार को, ठीक है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम गुरुवार को डिस्कस करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। भूगोल और पर्यावरण को हम करेंगे शुक्रवार को। और आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिनसे रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, वो हम करेंगे शनिवार को, ठीक है। तो पूरे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पर 6 दिनों को हमने एक एक दिन को एक एक विषय पे समर्पित कर दिया। यानी कि हर एक जो विषय है वो एक दिन पे समर्पित है, ठीक है, डेडिकेटेड है। अब जो हम सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय, हम मुद्दे जो हम चर्चा करेंगे जिन पे, वो पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स होंगे। तो साप्ताहिक रूप से हम कवरेज करेंगे इसकी, ठीक है। तो पिछले एक हफ्ते के, पिछले एक सप्ताह के जो खबरें होंगी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, वो हम सोमवार को करेंगे।
फिर मंगलवार को सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड पिछले एक सप्ताह के जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम मंगलवार को करेंगे और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स हैं, आपके वीकली करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो आज है बुधवार और आज का दिन है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, है ना। तो आज जो बुधवार का हमारा दिन है उसमें हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कौन से विषय से रिलेटेड होंगे ये होंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। अब टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, कौन से दिनों के हम खबरें, विज्ञान की खबरों को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। 23 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक जो घटित हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और जो खबरों में बना रहा है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन से मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 5 कुछ विषय हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। अब पहला विषय है GST-7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रह। देखिए, इसरो के द्वारा बहुत सारे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है अंतरिक्ष में। अब कुछ जो उपग्रह होते हैं वो नागरिक सेवाओं के लिए होते हैं, पर कुछ उपग्रहों का जो उपयोग करता है, कुछ उपग्रहों का उपयोगकर्ता भारतीय सेना भी है। वो जो उपग्रह हैं वो सिर्फ भारतीय सेना के लिए ही उनका प्रक्षेपण हुआ है। इसीलिए हम देखेंगे GSAT-7B जो एक सैन्य उपग्रह है, यानी कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण सिर्फ सेना को सेवाएं देने के लिए किया गया है। और ऐसे सैन्य उपग्रहों के बारे में बात करेंगे जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में। ठीक है, तो GST-7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रह, इन पे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर, जिसे हम हिमांक मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के बर्फीले इलाकों को हम हिमांक मंडल या क्रायोस्फीयर कहते हैं, अंग्रेजी में क्रायोस्फीयर कहेंगे। तो भारत चाहता है कि पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं और पृथ्वी का जो हिमांक मंडल है वहां पे वैज्ञानिक अनुसंधान हो भारत की तरफ से। बहुत सारे देश अपने वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड गतिविधियां चला रहे हैं। भारत भी चाहता है कि वो वैज्ञानिक अनुसंधान में पीछे ना रह जाए और खास करके ध्रुवीय इलाके जो हैं, ध्रुवीय क्षेत्र जो हैं पृथ्वी के, हिमांक मंडल क्षेत्र जो हैं पृथ्वी के, वहां पे भारत की वैज्ञानिक पकड़ होनी चाहिए। और वैसे भी हम आज ही इस पे चर्चा करेंगे कि जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनका क्या असर है पृथ्वी पे, पृथ्वी के वायुमंडल पे, पृथ्वी के भूमंडल पे, है ना। जो पृथ्वी का हिमांक मंडल है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है क्लाइमेट पे, पर्यावरण पे। तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पे वैज्ञानिक गतिविधियां होना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक अनुसंधान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे देश इस पे काम कर रहे हैं, भारत भी इस पे काम करना चाहता है, बिकॉज भारत एक तरह से ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, एक तरह से लीडर बनना चाहता है वैज्ञानिक अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। इसीलिए भारत एक स्कीम लेके आया है जिसका नाम है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना, हिमांक मंडल अनुसंधान योजना। इस योजना के तहत हम पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। और ध्रुवीय क्षेत्रों का पृथ्वी पे क्या असर होता है, पृथ्वी के वायुमंडल पे क्या असर होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल बन सकता है। फिर हम करेंगे जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग। 1990 के दशक से जीनोम सीक्वेंसिंग पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जीनोम अनुक्रमण पे काम कर रहे हैं। यह जीनोम अनुक्रमण लगभग खत्म हो चुका था, पर 8% जीनोम सीक्वेंसिंग रह गई थी मानवीय डीएनए की। ठीक है, अब ये 8% जो सीक्वेंसिंग अनुक्रमण रह गया था यह भी अब पूरा हो चुका है। तो पूरा का पूरा जीनोम अनुक्रमण कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये पूरा साइंटिफिक प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक प्रोजेक्ट, ये खत्म हो चुका है और इसी वजह से ये खबरों में बना हुआ है। तो इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। चौथा इशू होगा, चौथा मुद्दा है हमारा, नौसेना का दूसरा समुद्री हवाई स्क्वाड्रन मिला। आप जानते हो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विषय है आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में,
उसमें भारतीय सैन्य बल के बारे में भी, भारतीय सैन्य बल से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यह भी चेक करेंगे कि भारतीय नौसेना है उसका सैन्य बल का क्या अभी सिचुएशन है, क्या सैन्य बल का अभी, सैन्य बल कितना है भारतीय नौसेना का। ठीक है, तो यह देखेंगे। फिर आप जानते हो जीएम क्रॉप्स के बारे में, जीनोम संपादित फसलों के बारे में, अभी इससे रिलेटेड भी कुछ हुआ है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जीनोम संपादित फसलों से रिलेटेड, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में जो कुछ भी हमने, जिन मुद्दों पे भी हमने डिस्कशन करी है, जिन मुद्दों पे भी हमने चर्चा करी है, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा आपके अभ्यास के लिए। अब वो जो प्रश्न होंगे वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके मेंस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इन सवालों का ध्यान से उत्तर दीजिएगा, और जो प्रीलिम्स रिलेटेड सवाल होंगे उनका उत्तर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बिकॉज मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के मुद्दा नंबर 1, GST 7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रह। अब देखिए, आप जानते हो कि उपग्रहों का प्रक्षेपण कौन करता है? हमारे देश में कौन सा ऐसा वैज्ञानिक संस्थान है जो उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है? आप जानते हो वो है इसरो। अब इसरो जो उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है, ज्यादातर उपग्रह जो सेवाएं देते हैं, हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, वो ज्यादातर नागरिक सेवाएं होती हैं, सिविलियन यूज के लिए होती हैं। पर मिलिट्री यूजेज के लिए भी कई सेवाओं का वितरण किया जाता है। ये उपग्रह जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं, इन उपग्रहों का बहुत ज्यादा योगदान है भारत की नागरिक सेवाओं में भी और भारत के सैन्य बल में भी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, तीनों सेनाओं को ये जो उपग्रह द्वारा दी हुई सेवाएं हैं, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इसरो बहुत सारे ऐसे उपग्रह भी प्रक्षेपित करता है जिनका योगदान सिर्फ सैन्य बल में इजाफा करने का है। ठीक है, अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। देखो, जो इसरो उपग्रह प्रक्षेपित करता है, 2 तरीके के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब वो 2 तरीके के उपग्रह कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका उपग्रह जिसे हम कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब भूपरीक्षण उपग्रह। भूपरीक्षण उपग्रह का मेन जो काम है भूपरीक्षण उपग्रह का, वो ये है कि अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को अच्छे से उसका परीक्षण किया जाए, और उससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिलती है, उस जानकारी से आप विज्ञान में कुछ आप अपना रिसर्च वगैरह कीजिए, अनुसंधान कीजिए, विज्ञान में उसका काम कीजिए। भारत की जो डिफेंस एसोसिएशंस हैं या डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, उसमें आप थोड़ा सा काम कीजिए। ठीक है, तो एक तो होती हैं आपकी भूपरीक्षण, भूपरीक्षण उपग्रह होते हैं। अब ये जो भूपरीक्षण उपग्रह होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये पृथ्वी की कौन सी कक्षा में इन्हें स्थापित किया जाता है। देखिए, जो भूपरीक्षण उपग्रह होते हैं उन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाता है। निचली कक्षा कौन सी हो गई? नियर अर्थ ऑर्बिट। निचली कक्षा पृथ्वी की हुई नियर अर्थ ऑर्बिट। इसकी लगभग ऊंचाई होती है 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, अब इसरो की महारत है भूपरीक्षण उपग्रहों में। इसरो भूपरीक्षण उपग्रहों में महारथी है। पूरी दुनिया में इसरो का डंका बोलता है सिर्फ भूपरीक्षण उपग्रहों की वजह से। हम बहुत सारे और देशों को अपने भूपरीक्षण सेवाओं का फायदा पहुंचाते हैं, लाभ देते हैं। बहुत सारे देश हम पे निर्भर हैं। भूपरीक्षण उपग्रहों से जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, बहुत सारे देश उस जानकारी के लिए हमसे संपर्क करते हैं। तो हम बहुत सारे देशों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये एबिलिटी है, हमारे पास भूपरीक्षण उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एबिलिटी है। ठीक है, तो एक उपग्रह हो गए, एक टाइप के आपके उपग्रह हो गए भूपरीक्षण उपग्रह, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है, स्थापित किया जाता है।
दूसरे आपके हो गए संचार उपग्रह। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये जो उपग्रह होते हैं ये निचली कक्षा में तो नहीं पाए जाएंगे। ये उपग्रह जनरली पाए जाते हैं भूतुल्यकाली कक्षा में। तो जो संचार उपग्रह हैं उन्हें ज्यादा ऊंचाई पे आपको स्थापित करना पड़ता है, ज्यादा ऊंचाई की कक्षा पे स्थापित करना पड़ता है। अब ये जो भूतुल्यकाली कक्षा है इसकी ऊंचाई लगभग होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो दो तरीके के उपग्रह हो गए, भूपरीक्षण उपग्रह और आपके हो गए संचार उपग्रह। भूपरीक्षण उपग्रह आपके पाए जाएंगे निचली कक्षा में पृथ्वी की, और जो संचार उपग्रह हैं वो भूतुल्यकाली कक्षा में पाए जाएंगे जिसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। आपको पता है जो भूपरीक्षण उपग्रह हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, कम भार होता है उनका, और जो संचार उपग्रह होते हैं उनका भार बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो उपग्रह हैं इन्हें प्रक्षेपित करने के लिए आपको रॉकेट की मदद लेनी पड़ती है, लॉन्च व्हीकल की मदद लेनी पड़ती है। लॉन्च व्हीकल मतलब प्रक्षेपण यान। अब देखिए जो भूपरीक्षण उपग्रह हैं जनरली देखा जाए, आमतौर पे देखा जाए तो भूपरीक्षण उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक यान है इसरो के पास जिसका नाम है PSLV, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है वो आमतौर पे भूपरीक्षण उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए, निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए इनका योगदान होता है। अब ये जो प्रक्षेपण यान होते हैं ये कम भार के जो उपग्रह हैं उन्हें स्थापित करने के लिए, कम भार के उपग्रह और निचली कक्षा में इन्हें स्थापित करने के लिए इनका उपयोग होता है। पर जो भारी उपग्रह जो संचार उपग्रह हैं, जो वजन में भारी भी हैं, इनका पेलोड भी ज्यादा है और साथ ही साथ इन्हें ज्यादा ऊंचाई पे स्थापित करना पड़ता है, ज्यादा ऊंची कक्षा पे स्थापित करना पड़ता है जिसका नाम है भूतुल्यकाली कक्षा, जहां पे हम संचार उपग्रहों को स्थापित करते हैं। भूतुल्यकाली कक्षा में हम संचार उपग्रहों को स्थापित करते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर है। इसके लिए आपको एक स्पेशल प्रक्षेपण यान की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल प्रक्षेपण यान चाहिए उसके लिए। उस प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV, यानी कि भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी खास बात यह है ये ज्यादा वजन के उपग्रहों को ज्यादा ऊंचाई तक, ज्यादा ऊंची कक्षाओं में, भूतुल्यकाली कक्षा में पहुंचा सकता है। अब आपको पता है अभी कुछ समय पहले तक इसरो के पास यह कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ज्यादा भारी और ज्यादा ऊंचाई तक उपग्रहों को स्थापित कर सके। इसरो के पास ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की फैसिलिटी तो थी, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV में तो महारत थी, पर GSLV में महारत नहीं थी इसरो की। इसीलिए जब भी कभी इसरो को भूतुल्यकाली कक्षा में एक संचार उपग्रह को स्थापित करना होता था तो उसे फ्रांस के एक प्रक्षेपण यान की मदद लेनी पड़ती थी जिसका नाम था आर्यन। पर अब इसरो के पास ये कैपेबिलिटी है, इसरो इस चीज में अब महारत हासिल कर चुका है कि अब इसरो भी कुछ ही साल पहले हुआ है ये, पर अब इसरो भी भूतुल्यकाली कक्षा में संचार उपग्रह, जो भारी उपग्रह होते हैं, उनको स्थापित कर सकता है। अब ऐसा ही उपग्रह है, एक संचार उपग्रह अभी हाल ही के दिनों में इसरो ने अनाउंसमेंट की है कि एक संचार उपग्रह हम प्रक्षेपित करेंगे भूतुल्यकाली कक्षा में, जिसका योगदान भारत की सेना का बल बढ़ाने में होगा। तो ये जो उपग्रह होगा इसका नाम है GSAT-7B।
और GSAT-7B भारतीय सेना को समर्पित उपग्रह होगा। इसका और कोई योगदान नहीं होगा, नागरिक सेवाओं में तो इसका बिल्कुल भी योगदान नहीं होगा। इसका योगदान सिर्फ भारतीय सेना के लिए होगा। यह भारतीय सेना को समर्पित है। अब आपको पता है और बहुत सारे ऐसे उपग्रह इसरो प्रक्षेपित कर चुका है। बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे भारतीय नौसेना के लिए GSAT-7A प्रक्षेपित किया जा चुका है। यह भी संचार उपग्रह है जो भारतीय नौसेना को समर्पित था। फिर भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7 हम प्रक्षेपित कर चुके हैं। GSAT-7 का नाम था रुक्मणी। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक गलती है। GSAT-7 जिसका नाम था रुक्मणी, वो भारतीय नौसेना के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह भारतीय नौसेना को समर्पित था। और GSAT-7A जिसका नाम एंग्री बर्ड है, इसे भारतीय वायुसेना के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह भारतीय वायुसेना को समर्पित है। तो भारतीय नौसेना के पास एक अपना समर्पित उपग्रह है जिसका नाम है GSAT-7 रुक्मणी। भारतीय वायुसेना के पास अपना एक समर्पित उपग्रह है जिसका नाम है एंग्री बर्ड GSAT-7A। अब भारतीय सेना की बारी थी और भारतीय सेना के लिए इसरो ने अनाउंसमेंट की है, इसरो ने घोषणा की है कि वो GSAT-7B लॉन्च करेगा। ये GSAT-7B संचार उपग्रह है, ये याद रखना। और जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो कहां स्थापित किए जाते हैं, उन्हें कहां प्रक्षेपित किया जाता है? उन्हें प्रक्षेपित किया जाता है भूतुल्यकाली कक्षा में। ये याद रखना है आपने, भूतुल्यकाली कक्षा में ही संचार उपग्रहों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जहां तक दूसरे उपग्रह हो गए, भूपरीक्षण उपग्रह, वो निचली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। तो ये GSAT-7A, GSAT-7B, GSAT-7 ये संचार उपग्रह हैं। भारतीय सेना को संचार की मदद देने के लिए ये उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो एक बार छोटा सा पढ़ लेते हैं। GSAT-7B उपग्रह, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय से आवश्यकता के रूप में स्वीकृति मिली है, यह भारतीय सेना के लिए एक समर्पित उपग्रह होगा। समर्पित का मतलब इससे जो भी सेवाएं प्राप्त होंगी वो सेवाएं सिर्फ भारतीय सेना के लिए होगी। नागरिक सेवाओं का योगदान नहीं मांगा जाएगा इस उपग्रह से। सिविलियन यूज, यह उपग्रह भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने में मदद करेगा। भारतीय सीमा क्षेत्र जो हैं, सीमा इलाके, सीमा के पे जो इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज, वहां पे भारतीय सेना की पकड़ मजबूत करने के लिए आपने एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। वर्तमान में भारत के पास केवल 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं। GSAT-7 रुक्मणी जो भारतीय नौसेना के पास है, GSAT-7A जिसका नाम एंग्री बर्ड है, यह भारतीय वायुसेना को संचार सेवाएं दे रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। GSAT-7B उपग्रह क्या है, इसकी तकनीकी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। GSAT-7B एक कम्युनिकेशन उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह है, एक संचार उपग्रह है और GSAT-7 इस श्रृंखला में नवीनतम उपग्रह है। देखिए, GSAT-7 नामक श्रृंखला चल रही है उपग्रहों की। GSAT-7 आया पहले, फिर GSAT-7A आया और अब GSAT-7B आया है। यह तीसरा और सबसे नवीनतम उपग्रह है इस श्रृंखला में, GSAT-7 नामक श्रृंखला में। ठीक है, जिसे पहली बार इसरो द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। GSAT-7 श्रृंखला, ये याद रखिए, GSAT-7B तो अभी लॉन्च यानी कि प्रक्षेपित किया जा रहा है, पर GSAT-7 नामक श्रृंखला जो है वो 2013 में सबसे पहले प्रक्षेपित की गई थी। उसे स्टार्ट किया गया था, आरंभ हुआ था उसका, और सबसे पहला कौन सा था? GSAT-7 जो भारतीय नौसेना के लिए था, रुक्मणी नामक उपग्रह। इसरो ने GSAT-7 को एक उन्नत संचार उपग्रह के रूप में परिभाषित किया था जो कम बिट ये डेटा की जानकारी की एक दर होती है कि आवाज से लेकर उच्च बिट दर डेटा संचार तक सेवा स्पेक्ट्रम की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अगेन संचार उपग्रह हैं ये, ठीक है, कम्युनिकेशन। GSAT-7 संचार पोलॉर्ड के भारतीय लैंडमास सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को, यूजर्स को संचार क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण ही इसलिए हुआ है, यह संचार सेवाएं ही प्रदान करेगा। चलिए
अच्छा, GSAT-7 को रुक्मणी भी कहा जाता है। GSAT-7 भारत का पहला सैन्य उपग्रह था। यह उपग्रह नौसेना के युद्धपोतों, विमानों, पनडुब्बियों और भूमि आधारित संचार प्रणालियों को वास्तविक समय में से जोड़ता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन, वास्तविक समय संचार, इसी के लिए यह उपग्रह का निर्माण हुआ। इसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। और कहां प्रक्षेपित किया गया यह याद रखना है, संचार उपग्रह हमेशा भूतुल्यकाली कक्षा में ही स्थापित किए जाएंगे, यह याद रखना है आपने। रुक्मणी के बाद GSAT-7 है, जिसे एंग्री बर्ड कहा गया। यह भारतीय वायुसेना के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अब GSAT-7B से इस उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत को क्या मदद मिलेगी, खास करके भारतीय सेना को क्या मदद मिलेगी। आज तक भारतीय सेना GSAT-7A और अन्य उपग्रहों पर निर्भर रही है, लेकिन इस नई अत्याधुनिक तकनीक से सेना को पैनी निगाहें पूरे आसमान में रहेंगी। सेना की पैनी निगाहें पूरे आसमान में रहेंगी। सैन्य ग्रेड उपग्रह सफल सुरक्षित संचार सहायता प्रदान करने में एक बल गुणक होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। भारत की विशाल और जटिल स्थलकृति पर इस उपग्रह की निरंतर कवरेज भारतीय सेना को शांति बनाए रखने और यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा अभियानों को पूरा करने में मदद करेगी। भारतीय सेना के बल में इजाफा करने के लिए ही हम उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके जो यूजेस हैं, इनका जो GSAT-7B का फायदे हैं, ये सारे फायदे आपके जो नोट्स मिलेंगे इसी लेक्चर के साथ, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे, उन नोट्स में से आपने ये सारे यूजेस देखने हैं। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स पे एक बार आपने नजर जरूर दौड़ानी है, आपके काम आएंगी ये। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी खबर पे आ जाते हैं, जिसका नाम है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर यानी कि हिमांक मंडल। मैं लिख ही देता हूं इधर। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब आंसर लिखें, उत्तर दें मेंस टाइप क्वेश्चन का, तो आप क्रायोस्फीयर शब्द का प्रयोग ना कीजिए, आप हिमांक मंडल शब्द का ही प्रयोग कीजिए। ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर योजना, इसका असल में नाम है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना। यह एक रिसर्च योजना है, तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना है। ठीक है, हाल ही में पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2021 से 2026 यानी कि 5 साल तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। अब हिमांक मंडल क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र क्या है? आप सभी जानते हो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं, और यही ध्रुवीय क्षेत्रों को हम हिमांक मंडल का हिस्सा भी मान लेते हैं, क्योंकि ये इलाके इतने ठंडे हैं, यहां पे पानी लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता। यहां पे पानी बर्फीले फॉर्म में ही रहेगा, बर्फ बनकर ही रहेगा। ठीक है, अब हिमांक मंडल क्या होता है? पूरी पृथ्वी पे जितने भी बर्फीले इलाके हैं, सबको हम हिमांक मंडल का हिस्सा कहते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र तो खासकर पृथ्वी के हिमांक मंडल का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, हिमालय के पर्वतों पे जितने भी ग्लेशियर हैं, वो भी हिमांक मंडल का हिस्सा है, पर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं हिमांक मंडल का। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इनका पृथ्वी के वातावरण पे, पृथ्वी के वायुमंडल पे, पृथ्वी के भूमंडल पे बहुत ज्यादा असर होता है। कई लोग तो ये मानते हैं कि इनका योगदान पूरे पृथ्वी के वायुमंडल पे, पूरे पृथ्वी के क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है ये क्रायोस्फीयर यानी कि हिमांक मंडल? क्रायोस्फीयर पृथ्वी प्रणाली के जमे हुए पानी का हिस्सा है। ये तो क्रायोस्फीयर की आपको एक तरह से डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्रायोस्फीयर का महत्व, हिमांक मंडल का महत्व। क्रायोस्फीयर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स, क्रायोस्फीयर के घटक पृथ्वी के जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वो क्या भूमिकाएं निभा रहे हैं, क्यों हिमांक मंडल और ध्रुवीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है? हिमपात बर्फ सूर्य से गर्मी को प्रतिबिंबित करती है, जिससे हमारे ग्रह का तापमान को विनियमित रेगुलेट करने में मदद मिलती है। देखिए,
आपको पता है पृथ्वी से सूर्य से जितनी भी किरणें आ रही हैं उन किरणों को पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी का भूमंडल उन्हें सोख लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है, पृथ्वी का तापमान बना रहता है। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी एक ठंडा ग्रह बन के रह जाए जहां पर लाइफ पॉसिबल ही ना हो सके, है ना, जहां पे जीवन ही ना हो सके। पर सूर्य की किरणों की वजह से पूरे पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा किस लिए मिलती है? क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी का भूमंडल इन्हीं सूर्य की किरणों को सोख लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पर पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए, यहां पे हिमांक मंडल का किरदार आता है। अब सूर्य तो अपनी तरफ से बेशुमार किरणें फेंक रहा है सारे ग्रहों की तरफ। अब पृथ्वी का एक हिस्सा, वायुमंडल और भूमंडल का कुछ हिस्सा तो इन किरणों को सोख लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पर पृथ्वी का एक और हिस्सा है जिसे हम हिमांक मंडल कहते हैं, यह पृथ्वी की किरणों को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान कम किया जाता है। तो एक तरह से एक बैलेंस मेंटेन होता है। कुछ अपना पृथ्वी का हिस्सा है जो तापमान को सूर्य की किरणों को सोखने से बढ़ा देता है, कुछ हिस्सा पृथ्वी की सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करके तापमान कम करता है। हिमांक मंडल पृथ्वी को ठंडा रखने में, जरूरत से ज्यादा पृथ्वी का तापमान ना बढ़ जाए, इसमें हिमांक मंडल का बहुत ज्यादा योगदान है। और आपको पता होना चाहिए, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो भी वायु सर्कुलेट कर रही है हमारे पूरे पृथ्वी पे, वायुमंडल पे बहुत ज्यादा असर डलता है हिमांक मंडल का, ध्रुवीय क्षेत्रों का। ठीक है, आप भूगोल में, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि पूरा जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का पूरा वायुमंडल है, उस पे क्रायोस्फीयर का या ध्रुवीय क्षेत्रों का क्या असर पड़ता है, वो आप देखेंगे। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, क्रायोस्फीयर शुरुआती स्थानों में से एक हो सकता है जहां वैज्ञानिक जलवायु में वैश्विक परिवर्तन हो, है ना, ग्लोबल चेंजेस, वैश्विक परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम है। अब क्योंकि जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं और जो पृथ्वी का हिमांक मंडल है, उसका इतना ज्यादा असर है पूरे पृथ्वी के क्लाइमेट पे, इसीलिए यहां पे वैज्ञानिक अनुसंधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और तकरीबन सारे देश, जितने भी वैज्ञानिक तौर पे बहुत ज्यादा सक्षम जो देश हैं, वो सारे देश पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने अनुसंधान गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। काफी ज्यादा अनुसंधान गतिविधियां चल रही हैं, और भारत भी इसमें अछूता नहीं रहना चाहता। भारत चाहता है कि उसकी अनुसंधान गतिविधियां भी चलती रहें ध्रुवीय क्षेत्रों में खासकर। अब आप जानते हो दो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिक। आर्कटिक जो है वो उत्तर दिशा में है, और दक्षिण जो हमारा ध्रुव है, वो ध्रुवीय केंद्र है दक्षिण में, वो अंटार्कटिक है। ठीक है, अब भारत क्या स्कीम लेके आया है? पेसर योजना, यानी कि इसी योजना का नाम पेसर है, इंग्लिश में पेसर बन जाता है। पेसर योजना क्या है? पेसर में निम्नलिखित 6 घटक हैं, इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण, रिसर्च वेसल, अनुसंधान के लिए जो आप एक यान बनाना चाहते हो, है ना, वेसल बनाना चाहते हो, उसका निर्माण करना, ताकि ध्रुवीय क्षेत्रों में आपके पास एक व्हीकल हो, एक यान हो, एक जहाज हो जो जा सके और उस रीजन में जाकर अनुसंधान गतिविधियों कर सके। अंटार्कटिका में तीसरे शोध आधार का निर्माण, हमारा जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है, दक्षिण में ध्रुवीय क्षेत्र है अंटार्कटिक, वहां पे हमारा एक रिसर्च बेस होना चाहिए, है ना। हमारे अभी तक 2 रिसर्च बेस, यानी कि शोध आधार, अभी 2 रिसर्च बेस हमारे अंटार्कटिक क्षेत्र में हैं। हम एक और शोध आधार का निर्माण करना चाहते हैं, एक और रिसर्च बेस का निर्माण करना चाहते हैं अंटार्कटिक रीजन में, ताकि अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिले दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, आर्कटिक यानी कि उत्तर में जो ध्रुवीय क्षेत्र है आपका, आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक प्रयास को बढ़ावा देना चाहता है पेसर योजना। ध्रुवीय अभियान अंटार्कटिका में होना चाहता है। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन, जो पूरा अंटार्कटिका को घेरे हुए है,
है ना, दक्षिणी ओशन, दक्षिणी महासागर अभियान एक चलाना चाहते हैं। ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक संस्थान है जो गोवा में है। गोवा में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र एंड ओशन रिसर्च, महासागर अनुसंधान, ठीक है, के माध्यम से। तो ये सारी जो योजना है, ये जो अनुसंधान योजना है, इसका संचालन कौन करेगा? इसका संचालन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो गोवा में है वो इसका सारा संचालन करेगी। अच्छा, ये जो संस्था है ये किस मंत्रिमंडल के अंडर आती है? ये किस मंत्रालय के अंडर है? किस मंत्रालय के अंडर काम कर रही है? वो आपने पता लगाना है, ठीक है। चलिए, इस योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या होंगे? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ होनी चाहिए। वातावरण में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ के लिए पूर्व अंटार्कटिका के लिए लार्समैन हिल्स एक जगह है अंटार्कटिका में कि झीलों में क्षेत्र आधारित अध्ययन किए गए थे। इंडार्क सिस्टम क्या है? बहुत सारे देशों ने मिलके जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे अनुसंधान गतिविधियां मिलके की जा सकें, उसके लिए ये बनाया था इंडार्क सिस्टम, ठीक है। ये हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी दी गई है ये गोवा स्थित संस्था के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ रट्टे लगाने वाला कुछ पोर्शन है। वो रट्टा लगाना जरूरी है परीक्षा के लिए, तो इसलिए नोट्स जो दिए जाएंगे आपको उसमें से आपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, आपने पढ़ना है इसे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के, वहां पे भारत की क्या गतिविधियां चल रही हैं, खास करके उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, है ना, नॉर्थ पोल में क्या गतिविधि चल रही है। भारत की आर्कटिक मिशन क्या है? भारत ने 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था, ये याद रखना है आपने। हमने उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र नॉर्थ पोल में, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में पहला अपना अभियान, अनुसंधान अभियान, अध्ययन अभियान हमने शुरू किया था 2007 में। भारत ने ग्लेशियोलॉजी यानी कि ग्लेशियर्स के बारे में शोध करना, ठीक है, वायुमंडलीय विज्ञान और जैविक विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन करने के लिए जुलाई 2008 में नॉर्वे, एक देश है आर्कटिक रीजन में, के स्वालबार्ड में हिमाद्री नामक एक रिसर्च बेस, ठीक है, शोध आधार खोला था, ठीक है। तो आपने याद रखना है आर्कटिक रीजन में जो अनुसंधान गतिविधियां हो रही हैं, भारत का एक रिसर्च बेस है आर्कटिक रीजन में। अब वो कहां है? पहली बात तो भारत का जो रिसर्च बेस है आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में शोध करने के लिए भारत का जो रिसर्च बेस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमाद्री। ये कहां स्थित है? ये नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र में स्थित है। तो ये 3-4 नाम आपको पता होने चाहिए। नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र में भारत का एक रिसर्च बेस स्थित है, उस रिसर्च बेस का नाम हिमाद्री है, ठीक है। वो यहां आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब अंटार्कटिक, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिक में क्या चल रहा है? भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। ये बहुत सारे देशों ने मिलके कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या वैज्ञानिक गतिविधियां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किसी एक देश का कब्जा नहीं होना चाहिए दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, उसके लिए एक संधि की थी। भारत उस संधि का हिस्सा बना था 1983 में। भारत अंटार्कटिका में अपने बुनियादी ढांचे के विकास का विस्तार कर रहा है। 2015 में कमीशन किया गया नवीनतम बेस भारती। तो जैसे आर्कटिक क्षेत्र में हमारा हिमाद्री रिसर्च बेस है, वैसे ही अंटार्कटिक क्षेत्र में हमारा रिसर्च बेस का नाम है भारती। भारत अपने स्टेशन मैत्री का
पुनर्निर्माण कर रहा है ताकि इसे बड़ा बनाया जा सके और कम से कम 30 और वर्षों तक चलाया जा सके। भारत का एक और रिसर्च बेस है जिसका नाम है मैत्री। भारत इसे अपग्रेड करना चाह रहा है ताकि ये 30 साल और चलाया जा सके, है ना। अभी तो एक्सपायर कर रहा है ये। दक्षिण गंगोत्री 1984 में स्थापित पहला भारतीय आधार बेस कमजोर हो गया है और केवल एक सप्लाई बेस बन गया है। अच्छा, भारत ने एक और रिसर्च बेस खोला था जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा था। ये अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, लगभग खत्म ही हो चुका है, बस अभी एक सप्लाई बेस ही रह गया है। सागर निधि। अच्छा, सागर निधि एक हमारा रिसर्च वेसल है, अनुसंधान यान है, वेसल है, पोत है। सागर निधि 2008 में भारत ने अनुसंधान के लिए सागर निधि को कमीशन किया था। यह एक बर्फ वर्ग आइस क्लास वेसल का जहाज है। यह 40 सेमी गहराई वाले पतली बर्फ को काट कर सकता है और यह अंटार्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय जहाज है। देखो, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, वहां पे आप जहाज चला नहीं सकते, इसीलिए आपको स्पेशल जहाज चाहिए जो बर्फ को काट सकें। अब हिंदुस्तान ने, भारत ने एक ऐसा वेसल बनाया था, एक ऐसा आइस क्लास वेसल बनाया था जिसका नाम था सागर निधि। इस सागर निधि को कमीशन किया गया था अंटार्कटिक में रीजन में, अंटार्कटिक क्षेत्र में शोध करने के लिए। अब इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी भी होनी चाहिए थी। इसके पास क्या एबिलिटी थी? ये 40 सेमी गहराई वाली, ये 40 सेमी, ये बर्फ को काट सकता है और जा सकता है बर्फीले इलाकों में भी, खास करके दक्षिणी अंटार्कटिक क्षेत्र में। चलिए, अब हम तीसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। ये पूरा पेसर का मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरी खबर क्या है? जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग। देखिए, जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे हैं उन सब के पास, वो सब में डीएनए होता है, जिसे हम जीनोम भी कह देते हैं या जीन्स भी कह देते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब में डीएनए होता है। अब वो जो डीएनए होता है ना, उसमें उस पर्टिकुलर उस जीव की सारी जानकारी होती है। जैसे कि कोई जीव है, वो कितना लंबा होगा, उसका क्या रंग होगा, उस पे उसकी मांसपेशियां कैसी होंगी, उसका हड्डियों का ढांचा कैसा होगा, सारी फिजिकल इंफॉर्मेशन, सारी फिजिकल जानकारी इस डीएनए में होती है। और ये जो डीएनए होता है ना, ये हम अपने पूर्वजों से ही लेते हैं, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं हम इसे, ठीक है। अब जैसे कि सारे जीव जंतुओं का अपना एक जीनोम होता है, वैसे मानवीय जीनोम भी होता है, ठीक है। अब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, इन सब का जो जीनोम है उसमें जीनोम के कुछ वो भी हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, कुछ घटक भी हैं। अब वो एक एक घटक क्या क्या काम करता है वो हमें पता लगाना है, ताकि हम अच्छे से पता लगा सकें कि जो ह्यूमन जीनोम है वो क्या क्या काम करता है, ठीक है, कौन से जीनोम में कौन सी जानकारी छुपी हुई है। हमें ये सारी चीज पता लगानी है। अगर आप मानवीय शरीर को, हमारे शरीर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको हमारे जीनोम को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरह से रिसर्च एक्टिविटी है, ये अनुसंधान गतिविधि है, ठीक है। अब 1990 के दशक में पूरे ह्यूमन के जो जीनोम है उसके सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया था। सीक्वेंसिंग यानी कि अनुक्रमण का काम क्या होगा कि पूरा जो जीनोम है उसे मैप किया जा सके। पूरे जीनोम के जो भी घटक हैं, पूरे जीनोम के जो भी पार्ट्स हैं, सबको अलग अलग करके लगा दिया जाए और हर एक जीनोम का जो घटक है, पार्ट है, वो क्या काम करता है उसका पता लगाया जा सके। अब ये 1990 के दशक से चल चुका था और बहुत जल्दी खत्म भी हो गया था। बस जब ये खत्म हुआ ना तो 8% जीनोम का अनुक्रमण रह गया था, ठीक है। मैं पूरी खबर आपके सामने पढ़ देता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। पूरी तरह से मानव जीनोम अनुक्रमण किया गया लगभग 2 दशक पहले, 1990 के दशक से, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव जीनोम का नक्शा प्रकाशित किया था। तो मानव डीएनए का लगभग 8% जो जीनोम का हिस्सा था उसका अनुक्रमण रह गया था।
अब यह पहली बार मानव जीनोम की तस्वीर देने के लिए पूरा हो गया है। ये जो 8% हिस्सा रह गया था अनुक्रमित होने से, ये इसका अनुक्रमण भी अब पूरा हो चुका है। देखिए 92% ह्यूमन जीनोम का हिस्सा अनुक्रमित हो चुका था, 8% रह गया था। वो 8% अभी हाल ही के दिनों में पूरा हुआ है। इससे पूरे मानवीय डीएनए का चित्र आपके सामने प्रकाशित हो गया है। पूरा चित्र आपके सामने आ चुका है और आपको पता चल चुका है कि जो मानवीय डीएनए है उसके जो जो घटक हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मायने क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो शोध हुआ है, ये जो काम हुआ है, ये जो रिसर्च एक्टिविटी हुई है, ये जो अनुसंधान गतिविधि हुई है, इससे फायदा क्या मिल रहा है हमें, महत्व क्या है इसका, ये क्या मायने रखता है। एक पूर्ण मानव जीनोम व्यक्तियों के बीच या आबादी के बीच आनुवंशिक भिन्नता का अध्ययन करना आसान बनाता है, ये पहला महत्व है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व भी है क्योंकि इससे आप ना अच्छे से समझ सकते हो पूरे मानवीय शरीर को, इसकी इंटरनल चीजें भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो इसीलिए ये जो शोध था ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें पहले क्या कमी थी, 1990 और 2003 के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मानव जीनोम परियोजना से 2003 में उपलब्ध कराए गए आनुवंशिक अनुक्रमण में मानव जीनोम के एक क्षेत्र की जानकारी शामिल थी जिसे यहां के रूप में जाना जाता है गुणसूत्र क्रोमोसोम जीन में समुद्रित है। और डीएनए प्रोटीन के लिए ये सारा ना बहुत ज्यादा टेक्निकल तकनीकी हो जाता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बस क्या याद रखना है कि ये शोध कब हुआ था, ये जो अनुक्रमण था, जीनोम अनुक्रमण था, ये कब किया गया था, कितना प्रतिशत रह गया था, और जो बचा हुआ रह गया था अनुक्रमित होने से वो कब हुआ है। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 8% जो छोड़ दिया गया था वह हेट्रोक्रोमेटिन नामक क्षेत्र में था। ये अगेन बहुत ज्यादा तकनीकी हो जाता है, इसे याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस हाँ ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये जो इस पैराग्राफ में दी हुई है जानकारी, ये पता होनी चाहिए कि 1990 के दशक में इसका आरंभ हुआ था, 2003 में लगभग ये पूर्ण हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था ये अनुक्रमण, बस 8% रह गया था। वो 8% अब जाके पूरा हुआ है और अब पूरा ह्यूमन जीनोम का चित्र आपके सामने आ चुका है, प्रकाशित हो चुका है। कम से कम 2 प्रमुख कारण थे कि हेट्रो, अगेन ये थोड़ी वैसी सी चीज है, हम बात करते हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, उनके लिए हमने ये डाला हुआ है, पर आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला जो हिस्सा है इस खबर का। जीनोम अनुक्रमण का महत्व, एक आनुवांशिक परीक्षण जो देश में कई आउटलेट्स पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। इसमें आमतौर पर जीनोम के केवल एक हिस्से का विश्लेषण करना शामिल होता है जिससे बीमारी से जुड़े जीन शामिल करने के लिए जाना जाता है। देखो हमें ना एक मानवीय शरीर को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें से कई बीमारियां तो आपको बैक्टीरिया, वायरस, इनकी वजह से होती है। कुछ बीमारियां जैसे ल्यूकीमिया हो गया, कुछ बीमारियां जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गया, ये आपके जीनोम में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या होती है, इसी वजह से आपको ये बीमारी होती है। तो कुछ बीमारियों का स्रोत आपका खुद का डीएनए है। अब अगर आप अपने डीएनए को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इन बीमारियों के स्रोत को समझ जाओगे जो आप ही के शरीर में मौजूद है, और अगर आप स्रोत को समझ गए तो आप समझ जाओगे कि उसे ठीक भी कैसे करना है। देखो इलाज समझने से पहले कि इलाज क्या करना है इस बीमारी का, वो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बीमारी है क्या, कहां से आई है। कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए हमने पहले कोविड-19 महामारी को समझा था, ये किस वायरस से होती है, उस वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है, वो समझा, तभी हमने वैक्सीन बनाई, है ना। वैसे ही जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो आपके डीएनए में ही जिसका स्रोत होता है, उसको अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो उसका इलाज कैसे ढूंढ पाओगे। इसीलिए ये जीनोम अनुक्रमण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इससे अब बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियों का सॉल्यूशन, ऐसी बीमारियों का अनुसंधान, ऐसी बीमारियों का आप क्योर निकाल सकते हो, ट्रीटमेंट निकाल सकते हो, जो बीमारियां आपके खुद के डीएनए से निकलती हैं। ठीक है,
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अद्वितीय मानव विविधता के साथ जीनोमिक डेटा के संदर्भ में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है और स्केलेबल तरीके से बड़े पैमाने पर जीनोम डेटा उत्पन्न करने, बनाए रखने, विश्लेषण करने, और उपयोग करने और संवाद करने के लिए स्वदेशी क्षमता विकसित करता है। जब से मानव जीनोम की पहली बार 2003 में अनुक्रमित किया गया था, तब से इसमें बीमारी और प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप के बीच की कड़ी बनकर एक नया परिप्रेक्ष्य खोला। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि भारत ने जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या किया है, जीनोम अनुक्रमण में क्या क्या किया है। तो जीनोम अनुक्रमण की दिशा में भारत के प्रयास, अब ये कुछ भारत के प्रयास है जीनोम अनुक्रमण में जो भारत ने खुद के दम पे किए हैं, किसी और देश से मदद नहीं ली है। खुद के दम पे जो भारत प्रोजेक्ट चला रहा है, जैसे इंडिजेन प्रोजेक्ट, जीनोम परियोजना, ये प्रोजेक्ट भारत चला रहा है। इनके नाम और ये कब लॉन्च किए गए थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। रटने वाला पोर्शन है, ये आप अपने नोट्स में से निकाल के रटना जरूर। इसमें से कुछ सवाल बन सकते हैं, वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप नोट्स में से कर लेना, ये रटने वाला पोर्शन है। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था वो हम अभी थोड़ी देर पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, जीनोम इंडिया भी एक परियोजना थी, अगेन भारत की तरफ से। अच्छा, ये जो चौथी खबर है, नौसेना का दूसरा समुद्री हवाई स्क्वाड्रन मिला, ये भी रटने वाली खबर है। तो ये भी मैं चाहूंगा इसे हम आज की जो वीडियो है उसमें इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये रटने वाला पोर्शन है। इसलिए मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ जो आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स में से आप ये खबर को जरूर पढ़ना। ठीक है, आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक रीडिंग दोगे, एक बार पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यह खबर नौसेना का दूसरा समुद्री हवाई स्क्वाड्रन, और यह खबर जीनोम संपादित फसलों को जीएम नियमों से छूट दी गई है। ये भारत की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं और भारत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिए गए हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला, समझने वाला कुछ नहीं है, बस ये पढ़ने के लिए जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इसमें से सवाल आ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे इस वीडियो में डाला था। ये जो दो खबरें हैं इसलिए इसे डाला था। इसमें दोबारा मैं बता दूं, समझने वाला खास नहीं है, हाँ पढ़ना जरूर है आपने। जो आपको साथ में नोट्स मिलेंगे उनमें से पढ़ाई जरूर करनी है, ये जरूर पढ़ना है आपने। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एक गुणसूत्र, क्रोमोसोम को कहते हैं, पर जीन के सापेक्ष स्थान को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्पित मिलिट्री उपग्रह है? ये। ठीक है, तो ये तो आपके प्रीलिम्स के प्रश्न हो गए और ये आपके मेंस के प्रश्न हो गए। ये दोनों आपके नोट्स में मौजूद होंगे, इनका आंसर आपने करना है और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए फिर इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी मुद्दे हमने आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में जिन पे चर्चा की है वो आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या आती है, कोई चीज आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। हम इसीलिए बैठे हैं। चलिए फिर मैं आपको दूसरी क्लास में मिलता हूं, दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक मेरी तरफ से अलविदा। थैंक यू।